1 सेंट भी कम नहीं। ये सुनकर तियानचिन की छोटी आंखें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं, जब तक कि उसके चेहरे पर सिर्फ 2 छोटे डॉट्स नहीं रह गए। उसने टेबल के उस पार कॉन्ट्रैक्ट को मेरी तरफ सरका दिया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट देख लो। मैंने उसे उठाया और सीधे म्याऊ अनयून की ओर बढ़ा दिया। चेक करो और देखो कि क्या ये तुम्हारा ही है। म्याऊ अनयून ने अपने होंठ चबाए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले से ही चमक थी। बस एक बार देख लो, एक बार ये हो जाए, फिर हम घर चल रहे हैं। सेरेना ने धीरे से उसके हाथ को थपथपाया और कोमलता से कहा। म्याऊ अनयून ने उस पर हल्का सा सिर हिलाया और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उसे पलट कर देखा, फिर चुपचाप कहा, ये मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट है। परफेक्ट। मैंने सिर हिलाया, फिर वापस तियानशिन की ओर देखा। पहला मामला सुलझ गया। अब दूसरी बात करते हैं। जेम्स रिवर्स, क्या तुम अभी सीरियस हो? माल्यांग बस मुश्किल से खुद को काबू में कर पा रहा था, और जैसे ही उसने सुना कि कुछ और भी है, वो वहीं का वहीं भड़क गया। वो अब और खुद को नहीं रोक सका। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गुस्से से दहाड़ा। यहां तक कि तियानची, जो पूरे समय शांत रहा था, अब उसके चेहरे पर भी ऐसे भाव थे जो सुखद नहीं थे। उसकी भौहें तन गईं। चेयरमैन गू, सम्मान वो चीज है जो हम एक दूसरे को देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि अपनी किस्मत को ज्यादा ना आजमाएं। हाँ, आराम से चेयरमैन तियान। ये दूसरा मामला एक छोटी सी बात है। बात बस इतनी है कि ये छोटी असिस्टेंट रैन, उसे भी आपकी कंपनी की कर्मचारी होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी हमेशा म्याऊ अनयून के साथ रही है। क्यों ना हमें एक फेवर करें चेयरमैन तियान, और उसे भी मेरे हवाले कर दें। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, बाकी सब ने अपना संयम बनाए रखा, लेकिन रैन पूरी तरह से जम गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा छोटा और महत्वहीन कोई व्यक्ति तियानशिन के सामने मेरे लिए आवाज उठाएगा। भले ही उसके कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी कोई बड़ी रकम नहीं थी, फिर भी ये उस पर भारी असर डालने के लिए काफी थी। वो अपने दांत भींचकर खुद पेनल्टी भरने के लिए तैयार थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे पहले उठाऊंगा। अब अनयून भी एक पल के लिए दंग रह गई, फिर जल्दी से दबी आवाज में कहा, चेयरमैन गू, रैन की पेनल्टी, मैं इसे कवर करूंगी। लेकिन मैंने अपना हाथ म्याऊ अनयून की ओर हिलाया और अपनी आंखें तियानशिन पर टिकी रखीं। मेरी बात सुनने के बाद तियानशिन के हाव भाव सामान्य हो गए। वो फिर मुस्कुराया। चेयरमैन गू, ऐसा कहना मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह नहीं है। वो सिर्फ एक 3rd टियर सिंगर की छोटी असिस्टेंट है। इसे एक गिफ्ट समझें। सेक्रेटरी चेन, जाइए इस छोटी असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले आइए और चेयरमैन गू के लिए बाहर लाइए। सेक्रेटरी चेन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। बस एक पल में वो एक और कॉन्ट्रैक्ट के साथ लौटा। इस बार उसने इसे सीधे मुझे थमा दिया। इस तरह के मामूली कर्मचारी के लिए क्या वे ध्यान देने योग्य हैं? सिर्फ तियानशिन ही नहीं, यहां तक कि उसके सेक्रेटरी ने भी उसके बारे में 2 बार नहीं सोचा। रैन अब पूरी तरह से अवाक थी, तो उसके सामने के लोगों के लिए वो कोई ऐसी थी जो अपना नाम बोले जाने के लायक भी नहीं थी। कितना ज्यादा है। फिर मैं इसे शालीनता से स्वीकार करूंगा। आज आपके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद चेयरमैन तियान। फिर मिलने तक। मुझे उम्मीद है कि हमारी अगली मुलाकात भी उतनी ही सुखद होगी। मैं खड़ा हुआ और मुस्कुराहट के साथ विदा ली। आज चेयरमैन गू से मिलना काफी बड़ी बात थी। जवानी वाकई एक शानदार चीज है। हालांकि मेरे पास काफी कुछ काम है, इसलिए मैं आपको बाहर छोड़ने नहीं आऊंगा। तियानची भी खड़ा हो गया, मुस्कुराहट लौटाते हुए। मैंने सिर हिलाया। सेरेना का हाथ फिर से थामा और म्याऊ अनयून और रैन को साथ लेकर हमारा ग्रुप पूरे आत्मविश्वास के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। चेयरमैन तियान, वो बहुत ज्यादा घमंडी था। हमें उसे इतना सम्मान क्यों देना पड़ा? जैसे ही मेरी आकृति नजर से ओझल हुई, माल्यांग का चेहरा लोहे की तरह सख्त हो गया। उसने तियानशिन की ओर देखा, नफरत से जलते हुए। बेकार। उसे रोकने के लिए तुमने आखिर क्या इस्तेमाल किया होता? क्या तुम देख नहीं सकते कि उस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है? मैं तुम्हें साफ साफ बता सकता हूं, अगर तुमने आज उसे बाहर फेंक दिया होता तो तुम कल भी अपनी पूंछ दबाकर किसी को उसके हवाले कर रहे होते। तियानची, जिसके मन में इस चापलूस माल्यांग के लिए कभी नरम कोना था, अब ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो उसका गला घोंट सकता है। सम्मान खोना एक छोटी बात थी, अपनी साख खोना वो था जो वास्तव में मायने रखता था। उसने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की ओर देखा। उसकी छोटी आंखों की रोशनी कुछ न समझ आने वाली चीज के साथ चमक रही थी। क्या हस्ती है! मैंने पहले उसे कम आंका था। इस बार उस बूढ़े लोमड़ लियू गाओ को आखिरकार अपना जोड़ मिल गया है। मेरी किस्मत अच्छी है कि वो फिल्म और टेलीविजन में नहीं है, वरना मेरी भी नींद उड़ जाती। आज उसके साथ इस संक्षिप्त टकराव ने मुझे दिखाया कि वो इंडस्ट्री द्वारा दिए गए क्रेडिट से भी कहीं ज्यादा दमदार है। सिर्फ टैलेंट में ही नहीं, उसके साहस और प्रेजेंस में भी रत्ती भर की कमी नहीं है। एक बार जब इस तरह का युवा लोमड़ पूरी तरह से उभर जाएगा, वो एक ऐसी ताकत होगा जो कभी थमेगी नहीं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या चाइना की अल्टीमेट वॉइस उसे उसकी जगह दिखा सकती है।
अगर वो नहीं कर सकी तो तियानमे सच में खतरे में है। तियान शिनशी ने अपनी नजर दरवाजे पर टिकी रखी, चुपचाप खुद से बात करते हुए। उन शब्दों ने माल्यांग को चौंका दिया। तियानमे, हम तियानमे की बात कर रहे हैं, शांगशी के समान स्तर का एक दिग्गज, और इसके लिए बस वो एक बच्चा काफी है। नीचे जाते समय हम में से किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। म्याऊ अनयून के मन में साफ तौर पर कुछ चल रहा था, लेकिन हर बार जब शब्द उसके होठों तक आते वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पाती थी। मैंने और सेरेना दोनों ने नोटिस किया। मैंने इस बारे में सोचा और म्याऊ अनयून से कहा, ज्यादा मत सोचो, आज तुम्हें अपने साथ लाने का कारण, हाँ, आंशिक रूप से मेरी वाइफ की वजह से, लेकिन इसलिए भी क्योंकि पोएटिक एंटरटेनमेंट को वास्तव में लोगों की जरूरत है और तुम्हारा टैलेंट खुद बोलता है। हमें तुम पर विश्वास है और हमें विश्वास है कि पेनल्टी की भरपाई करने में तुम्हें कंपनी के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम हमारी कर्जदार हो। ये इस तरह काम नहीं करता है। जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले, ग्राउंड फ्लोर लॉबी का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। वहां मौजूद हर किसी ने तियान शिनशी को व्यक्तिगत रूप से हमें ऊपर बुलाते हुए देखा था। अब मैं म्याऊ अनयून के साथ वापस बाहर जा रहा था। नतीजा साफ देखा जा सकता था। या का चेहरा विशेष रूप से खराब दिख रहा था। वो म्याऊ अनयून को बाहर धकेलना चाहती थी। बस ऐसा नहीं, वो केवल म्याऊ अनयून को टूटते हुए देखना चाहती थी, न कि उसे इस तरह बाहर निकलते हुए जैसे उसकी जैकपॉट लग गई हो। जैसे ही हमारा ग्रुप उसके पास से गुजरा, रैन, जो कुछ पल पहले तक सदमा महसूस कर रही थी, उसने उसे देखा और फिर से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे चिढ़ाया, फिर अपना सिर ऊंचा करके चल दी। या के हाव भाव देखकर रैन को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। भले ही वो बिना नाम की कोई मामूली इंसान थी, फिर भी वो इस महिला से कहीं बेहतर थी। बाहर से पूरी चमक धमक, अंदर से सड़ी हुई। सांक्षी एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग के बाहर सुनहरी धूप फिर से हम पर पड़ी। मैंने अनजाने में ही एक लंबी और गहरी सांस ली। इन सभी पुराने लोमड़ों से निपटना सच में गाना लिखने से ज्यादा थका देने वाला था। म्याऊ अनयून थोड़ी हैरान सी लग रही थी। जिस पल से उसे उन अनकहे नियमों, अनस्पोकन रूल्स का सामना करना पड़ा था, उसने अपने मन में अनगिनत परिणामों के बारे में सोच लिया था। सबसे अच्छा परिणाम जो वो सोच सकती थी वो था खुद पर्याप्त पैसे कमाना, पेनल्टी भरना और फिर चुपचाप साधारण जीवन में वापस लौट जाना, दुनिया से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना। आखिरकार सांक्षी एंटरटेनमेंट से दुश्मनी लेने के बाद इंडस्ट्री की कौन सी मीडियम या छोटी कंपनी उसे अपने पास रखने की हिम्मत करती। और रही बात तियान एंटरटेनमेंट या यिनहाई एंटरटेनमेंट जाने की, तो क्या वो सांक्षी से कुछ अलग होता? हर कोई जानता था कि तीनों बड़े दिग्गजों के कॉन्ट्रैक्ट्स कमोवेश एक जैसे ही थे। ये सोचकर उसने फिर से मेरी और आगे चल रही सेरेना की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांत कोमलता उभर आई। ये वे ही थे जिनके अटूट संकल्प ने उसे वहां से बाहर निकाला था, जिन्होंने उसकी बची कुची गरिमा को बचाए रखा था। इसलिए भले ही मैंने उसे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो सबसे खराब डील ही क्यों न निकले, उसने उसे साइन करने का मन पहले ही बना लिया था। कम से कम उसे विश्वास था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट में इस तरह के अनकहे नियम कभी नहीं होंगे। यूनियन, चलो पहले तुम्हारा सामान ले आते हैं। सेरेना जो आगे चल रही थी अचानक रुकी और म्याऊ अनयून के साथ चलने के लिए पीछे मुड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में गर्म मुस्कुराहट थी जब उसने पूछा, जरूर, ये ज्यादा दूर नहीं है, बस आगे ही है। रैन और मेरे पास बस कुछ कपड़े हैं, हमने पहले ही सब कुछ पैक कर लिया है। सेरेना की मुस्कुराहट की गर्माहट में म्याऊ अनयून बस एक पल के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। म्याऊ अनयून और रैन का सामान वाकई बहुत कम था। सब कुछ 2 छोटे सूटकेस में आ गया। उन्हें बिना किसी परेशानी के लोड कर दिया गया। लेकिन जिस कमरे में वे रह रही थीं, उसे देखकर मुझे और सेरेना दोनों को अनचाहे में ही गुस्सा आ गया। मैं इसके बारे में मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। सांक्षी एंटरटेनमेंट वाकई दिन ब दिन और भी ज्यादा बेशर्म होता जा रहा था। इतनी टैलेंटेड सिंगर और उन्होंने उसे ऐसी जगह रखा था जो असल में एक स्टोर रूम जैसा था। नए गानों के शोकेस में म्याऊ अनयून की काबिलियत हर किसी को साफ दिख रही थी। अगर वो पोएटिक एंटरटेनमेंट में होती तो उसे किसी खजाने की तरह रखा जाता। हमने बैग्स लोड किए और गाड़ी आसानी से पोएटिक एंटरटेनमेंट की ओर चल पड़ी। मैं पूरे रास्ते ड्राइव करता रहा, जबकि पीछे बैठी तीनों महिलाएं बिना रुके ऐसे गप्पे मार रही थीं जैसे सालों बाद मिली पुरानी बहनें हों। खासकर रैन। मुझे बार बार लग रहा था कि वो और मियाँ एक ही मिट्टी की बनी हैं। वे दोनों कहीं लंबे समय से बिछड़ी हुई बहनें तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात थी। पोएटिक एंटरटेनमेंट दिन ब दिन और जीवंत होता जा रहा था। पोएटिक एंटरटेनमेंट वापस पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट ली वेंजिंग पूरी तरह से दंग थी। उसने आज वाकई कुछ ऐसा देखा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो पहले से कहीं ज्यादा आभारी महसूस कर रही थी कि वो पोएटिक एंटरटेनमेंट में आई, क्योंकि ठीक उसके सामने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सुखद मुस्कान के साथ बैठा था। ऑडिशन के लिए आए हैं?
क्या जेम्स अभी ऑफिस में नहीं है? किंग लू, मिस्टर जेम्स ने कहा है कि वो जल्द ही यहां होंगे। आप लाउंज में इंतजार कर सकते हैं। जरूर। किंग लू मुस्कुराया और मान गया और ली वेन जिंग के पीछे लाउंज की ओर चल दिया। जब लाउंज का दरवाजा खोला गया तो वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उन्हें देखकर किंग लू की आंखों में हल्की हैरानी हुई, फिर जल्दी ही एक मुस्कुराहट वापस आ गई। हाँ, कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों भी यहां होगे। वो बच्चा जेम्स, वो सच में पूरी एंटरटेनमेंट की दुनिया को उलट पुलट करने की कोशिश कर रहा है। भाई लू, आप खुद यहां आ गए और आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं। लाउंज के अंदर मिया, जो चाय परोस रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी पलकें अनचाहे में फड़क रही हैं। इससे पहले जब मैंने कहा था कि 3 दिग्गज नाम कंपनी में शामिल हो रहे हैं, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे ये होंगे। सु जियो चेन, लियू रुइंग, किंग लू, ये सच में दिग्गज नाम थे। लेकिन भला मैंने उन तीनों को उनके अपने स्टूडियो से अलग यहां लाने में कैसे कामयाबी हासिल की? क्योंकि उसके सामने मौजूद तीनों लोग अपने अपने स्टूडियो चलाते थे। वे हर कोई अपने बॉस खुद थे और उनके कुछ काम तो पोएटिक एंटरटेनमेंट से भी बड़े थे। और फिर भी वे स्वेच्छा से पोएटिक एंटरटेनमेंट में शामिल होने के लिए आए थे। ये वाकई विश्वास करना मुश्किल था। किंग लू हंसा और सोफे पर बैठ गया, दूसरे 2 लोगों की ओर देखते हुए। मैं क्या कह सकता हूं? जेम्स ने जो ऑफर दिया उसे ठुकराना असंभव था। आप दोनों के लिए भी यही था, है ना? हा 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 हा, सच है। जियो चेन ने एक बढ़ा चढ़ाकर हंसी निकाली। लू रुइंग मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया। अगर इस इंडस्ट्री में कोई भी इन तीनों को एक कमरे में ला सकता था तो वो केवल एक ही व्यक्ति था, और वो वही था। वो लड़का जेम्स हमें आने के लिए कहता है और फिर खुद गायब हो जाता है। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे खरी खोटी सुनाऊंगा। आह भाई लू, मैं वापस आ गया हूं, है ना? मुझे वाकई किसी जरूरी काम से जाना पड़ा था, क्योंकि आप बड़े दिल वाले बड़े आदमी हैं। अपने छोटे भाई को थोड़ी राहत दे। किंग लू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी आवाज दरवाजे से गूंजती हुई आई। मेरे साथ जाहिर है सेरेना और म्याऊ अनयून थीं। रैन ठीक पीछे थी। जैसे ही उसने अंदर के लोगों को देखा, उसके हाव भाव तुरंत वैसे ही बदल गए जैसे मिया के थे। बोलते ही हाजिर। किसी के बारे में एक शब्द कहो और वो सामने आ जाता है। किंग लू ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और मुझे दरवाजे से अंदर आते हुए देखा। चियाओ चान के चेहरे पर भी उतनी ही मजेदार मुस्कान थी जब उन्होंने नए आने वालों को देखा और कहा, जेम्स, सेरेना और म्याऊ अनयून। खैर, ऐसा लगता है कि न्यू सॉन्ग शोकेस की लगभग पूरी टीम यहाँ है। मैं मुस्कुराया और वहां मौजूद हर किसी को देखा। मेरा दिल अब उत्साह से भर गया था। आखिरकार मैं चैन की सांस ले सकता था। पोएटिक एंटरटेनमेंट में इन लोगों के साथ मैं बिना पीछे हटे अपना सब कुछ लगा सकता था। किंग लू, लियू रुइंग, सु जियो चेन, सेरेना, म्याऊ अनयून मिलकर एक नया बिग 4 बना रहे थे और उनका साथ दे रही थी फन जियो जियो और ये शुहान जैसी दमदार जोड़ी। यहां तक कि वो छोटी असिस्टेंट भी अपने आप में एक ताकत थी। इसमें पिछले कुछ दिनों से भर्ती किए गए नए टैलेंट को भी जोड़ दें। हम तैयार थे। हम पूरी तरह से तैयार थे। हा, अब जब सब यहां हैं तो चलिए उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करते हैं। डायरेक्टर यांग कहाँ हैं? जल्दी दरवाजा बंद कर दो इससे पहले कि कोई भाग जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने जबरदस्त लाइनअप को कैसे बयां करूं। मैं इतना रोमांचित था कि मेरी भौहें लगभग चेहरे से ऊपर उठ गई थीं। जब मैं जोर से हंसा, तुम अभी भी एक कंपनी के चेयरमैन हो, तुम्हें पता है ना? क्या तुम्हें ऐसा होना जरूरी है? एंजेला थोड़ा स्टाइल के साथ देर से आई। कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही प्रिंटेड और हाथ में थे। यहां हर कोई परिवार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चेयरमैन है। आप सभी यहां चेयरमैन हैं। मैं तो बस चाय परोसने वाला हूं। मैंने बात को टाल दिया और एंजेला के हाथों से कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर उन्हें पलटने लगा। फिर मैंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ये अच्छे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया लिखे गए हैं। ये चलेगा। इस कंपनी के भविष्य के स्तंभ। एक नजर डालिए। जैसे ही मैंने बात की, मैंने एक एक करके सभी को कॉन्ट्रैक्ट्स थमा दिए। यहां तक कि सेरेना को भी एक कॉपी मिली। कुछ किया नहीं जा सकता था। भले ही वो बॉस की वाइफ थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे सेरेना ने खुद मांगा था। वो अपने आप में एक असली कलाकार थी। एक बार जब चीजें आधिकारिक हो गईं तो सब जम गए। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और उन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू किया। सच तो ये है कि जियो चेन, लियू रुइंग और किंग लू के आने के लिए तैयार होने का कारण ये था कि मैंने उन्हें एक ऐसी वजह दी थी जिसे वे मना नहीं कर सकते थे। उनके पास एक्सपोजर की कमी नहीं थी। उनके पास कमी थी तो गानों की। वाकई महान गाने जो सिर्फ उनके हों। और यही वो कार्ड था जो मैंने उन तीनों को अपनी तरफ करने के लिए खेला था। लाउंज में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई खामोशी से अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे पढ़ते गए उनके चेहरों की मुस्कान और चौड़ी होती गई। जो दूसरों से अलग थी वो थी म्याऊ अनयून। जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसकी आंखें शुद्ध सदमे से फटी की फटी रह गईं।
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट दुनिया की कोई भी दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी कभी ऐसा ऑफर नहीं देती। समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई पेनल्टी फीस नहीं, यहां तक कि कंपनी छोड़ना भी पूरी तरह से बेरोक-टोक था। ये लगभग किसी भी सामान्य कंपनी के स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा था। 1 महीने के नोटिस के साथ इस्तीफा दें और समय पूरा होने पर आप जाने के लिए स्वतंत्र थे। जेम्स, मैं जानता हूं कि तुम हमारा भला सोच रहे हो, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा नुकसानदेह नहीं है? दुनिया की कोई भी एंटरटेनमेंट कंपनी ऐसा कुछ साइन करने की हिम्मत नहीं करेगी। किंग लू ने अब उसने आखिरी पेज खत्म कर लिया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट बंद किया, एक ऐसी मुस्कान के साथ ऊपर देखा जिसमें सच्ची गर्माहट का एहसास था, और कहा, यही बात आप सभी पर भी लागू होती है। गलत मत समझिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आगे चलकर पोएटिक एंटरटेनमेंट का हर एक आर्टिस्ट इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऊपर उठाया और उसे हल्का सा हवा में लहराया। सुनिए, मेरा मानना है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट से बांधने की कोशिश करना सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज है जो एक कंपनी कर सकती है। अगर कंपनी वाकई रुकने के लायक है तो एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद मुझे भरोसा है कि आप रुकना ही चुनेंगे। और अगर कंपनी इसके लायक नहीं है तो भले ही आप सब यहां हों, कोई भी अपना दिल लगाकर काम नहीं करेगा। और अगर मैं थोड़ा घमंडी होकर कहूं तो बाहर की हर एंटरटेनमेंट कंपनी में से शायद मुझसे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। उस तरह के आत्मविश्वास ने कमरे में मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, यहां तक कि किंग लू की आंखों में भी एक शांत और साफ सम्मान झलक रहा था। और हाँ, जिस तरह से अभी चीजें थीं, मैं अकेला था जिसने ये शब्द कहने का हक कमाया था। सिर्फ मेरा टैलेंट ही था जिसने मुझे बिना झिझके ये सब कहने की ताकत दी थी। अच्छा है, मैं पोएटिक एंटरटेनमेंट में आगे आने वाले समय के लिए वाकई उत्साहित हूं। मिस्टर जेम्स, पोएटिक एंटरटेनमेंट में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। किंग लू ने अपना पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर अपने नाम के साइन कर दिए। फिर वो खड़ा हुआ, मेरी तरफ चलकर आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। भाई लू, पोएटिक एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक दूसरे में ही मत खो जाइए। मिस्टर जेम्स, हमारा क्या आप भूल गए कि हम भी यहां हैं? चियाओ चान ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया था और जब हम हाथ मिला रहे थे तो उसने हमें चिढ़ाया। लियू रुइंग ने भी साइन कर दिए थे और एक प्यारी मुस्कान के साथ हमारी ओर देखा। जब से मैं वापस आया था, मेरे चेहरे की मुस्कान एक बार भी कम नहीं हुई थी। मैं हंसा। मैं कैसे भूल सकता हूं? आप में से कोई भी बचकर नहीं जा रहा है। आप सभी का पोएटिक एंटरटेनमेंट में स्वागत है। वे तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर हर किसी ने मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी थमा दी और दूसरी अपने पास रख ली। अब तक सिर्फ म्याओ अनयून ने साइन नहीं किए थे। हर किसी की निगाहें अनजाने में उसकी ओर मुड़ गईं। वे उस पर जाकर टिकीं। उसके बगल में खड़ी रैन रैन घबराहट के मारे बेहाल हो रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यूनियन क्या सोच रही है। अगर वो उसकी जगह होती और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सामने होता तो टेबल पर आते ही वो तुरंत साइन कर देती। ये नोटिस करते हुए कि मैं भी उसे उत्सुकता से देख रहा हूं, म्याओ अनयून ने अपने होंठ चबाए। मिस्टर जेम्स, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बदलाव करने की जरूरत है। उन शब्दों ने कमरे में मौजूद हर किसी की भौहें अनचाहे में सिकोड़ दी। उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि म्याओ अनयून इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बदलने की मांग क्यों कर रही है। ये लड़की क्या सोच रही थी? सिर्फ मुझे और सेरेना को थोड़ा अंदाजा था कि म्याओ अनयून का क्या मतलब है। इससे पहले कि मैं जवाब देता, म्याओ अनयून फिर से बोली, कम से कम जो पेनल्टी आपने मेरे लिए भरी है उसे इसमें जोड़ा जाना चाहिए, उसका हिसाब रखा जाना चाहिए। जब वो वापस चुका दी जाए उसके बाद बाकी कॉन्ट्रैक्ट सामान्य रूप से चलेगा। जिन लोगों को अभी तक पूरी कहानी नहीं पता थी वे सभी उत्सुकता से म्याओ अनयून की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई कहानी है। मैंने इस पर विचार किया। जब मैंने म्याओ अनयून की आंखों में एक शांत निश्चय देखा तो मैंने आखिरकार पेनल्टी के बारे में बात की। पेनल्टी के लिए चलिए एक अलग एग्रीमेंट तैयार करते हैं। जब आप इसे चुकाने के लिए तैयार महसूस करें तब चुका दीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है। जहां तक इस कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ये वैसा ही रहेगा जैसा है। दोनों चीजें अलग हैं। इस कंपनी के हर कलाकार को एक ही स्टैंडर्ड पर रखा जाएगा। ये सुनकर म्याओ अनयून ने आखिरकार चैन की सांस ली। उसने अपना पेन उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नाम के साइन कर दिए। ये वही नतीजा था जो म्याओ अनयून सबसे ज्यादा चाहती थी। उसने जो खोया था वो उसे अपनी मेहनत से वापस कमाएगी। मैंने और सेरेना ने जो दयालुता दिखाई थी वो व्यक्तिगत थी, वो इसे अपने दिल में रखेगी। लेकिन कंपनी के मामलों को अलग रखने की जरूरत थी। अब जब सभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, मिस्टर जेम्स, अगला कदम क्या है? सब कुछ सुलझते देख सू जियोचेन बोल पड़ा। पुराने सू, ईमानदारी से कहूं तो अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है। बस थोड़े समय के लिए धैर्य रखें, आपका समय आएगा। चाइना अल्टीमेट वॉइस के इस राउंड में मैं इस इंडस्ट्री की हर दूसरी कंपनी को एक बहुत गंभीर सबक सिखाने जा रहा हूं। ये म्यूजिक वर्ल्ड के इतिहास को बदलने वाला है। हा, मुझे ये पसंद आया।
शुआ चिन ने मुझे इस तरह देखा और आगे क्या होने वाला है इसे लेकर वो और भी उत्साहित महसूस करने लगा। उसे लग रहा था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगले कुछ दिनों में हर कोई अपनी भूमिकाओं में व्यस्त हो गया। सेरेना और मैं हर दिन ऑडिशन में बिजी थे। दुर्भाग्य से बहुत कम नए कलाकार आगे बढ़ पा रहे थे। सेरेना और मैं खुद मंझे हुए प्रोफेशनल कलाकार और सॉन्ग राइटर थे, इसलिए ऑडिशन रूम में हमारे स्टैंडर्ड स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचे थे। इसके अलावा पोएटिक एंटरटेनमेंट के लिए मेरा विजन एक बुटीक ऑपरेशन का था, हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना। इसलिए कई दिनों के लगातार ऑडिशन के बाद केवल मुट्ठी भर लोग ही पास हो पाए थे। बिना एहसास हुए शुक्रवार फिर से आ गया था। जहां तक सू जियोचेन और दूसरों के पोएटिक एंटरटेनमेंट में शामिल होने की बात है, कंपनी ने इसे गुप्त रखने का बेहतरीन काम किया था। बाहर किसी को भी अभी तक इसका अंदाजा नहीं था। अगर उन्हें कभी पता चला तो ये पूरी इंडस्ट्री में एक और शॉकवेव भेज देगा। चाइना अल्टीमेट वॉइस आज रात अपने दूसरे एपिसोड के साथ निर्धारित समय पर वापस आ गया था। ऑनलाइन माहौल एकदम साफ था। हर कोई एक सुर में इस इंतजार में था कि इस बार मैं उन्हें क्या सरप्राइज दूंगा। जब से तियानवे एंटरटेनमेंट के विल ने अपनी चुनौती दी थी, पोएटिक एंटरटेनमेंट पूरी तरह खामोश था। लेकिन ऑडियंस जानती थी कि जेम्स रिवर्स जैसा आदमी निश्चित रूप से तैयारी कर रहा होगा। उन सभी का एक ही मानना था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट की खामोशी का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, वे कुछ बहुत बड़ा छिपाकर बैठे हैं। इसलिए जैसे ही रात के 8 बजे अनगिनत व्यूअर्स ने ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम पर धावा बोल दिया और अपनी सीटें पक्की कर लीं। वेन्यू खुद पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। इस समय दूसरे स्टेज पर दूसरी लड़ाइयां पहले ही शुरू हो चुकी थीं, लेकिन लगभग कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था। हालांकि वे गाने दर्जन भर बार सुने जा चुके थे, किसी को भी जरा सा भी उत्साह महसूस नहीं हो रहा था। केवल उनके संबंधित फैन बेस ही वहां मौजूद थे, अपने पसंदीदा कलाकारों का हौसला बढ़ा रहे थे। रात 8:30 बजे सबकी नजरों के सामने चैलेंजर विल ने आखिरकार स्टेज पर कदम रखा। उसने एक काला निट कैप पहना हुआ था और ऊपर से नीचे तक पूरी तरह हिप हॉप स्टाइल में तैयार था। उसके चेहरे से घमंड टपक रहा था। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचा, उसने माइक थामा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भीड़ को संबोधित किया। मैंने सुना है कि कोई जेम्स रिवर्स है जिसे गाने लिखने का बड़ा शौक है। लव सॉन्ग्स? जरूर, मैं तुम्हें उसका क्रेडिट दे दूंगा, लेकिन रैप तुम मेरे लेवल के नहीं हो। उसने ये बात बड़े गर्व और जोर शोर से कही, जिससे नीचे खड़ी भीड़ ने उसे चिढ़ाने के लिए हूटिंग बूज करना शुरू कर दिया। लाइव स्ट्रीम चैट कमेंट से भर गई, जिनमें से ज्यादातर लोग उसकी क्लास लगा रहे थे। फिर विल ने अपना सिर पीछे झुकाया और कहना जारी रखा, जानते हो क्यों ऑनलाइन इतने सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूं। आई स्टैंड टू टॉल। मैं बहुत बड़ा टारगेट बन जाता हूं। उसने ये लाइन खत्म की और अचानक एक्शन में आ गया और पूरे वेन्यू में आवाज की एक दीवार सी गूंज उठी, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूं। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूं। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। हर कोई पूछता है कि मैं कौन हूं। उनमें से किसी ने नहीं देखा कि मैं बिजली की गड़गड़ाहट था। वे सब बाहर मेरे लिरिक्स याद कर रहे हैं। रातों रात मशहूर होने का स्वाद, ये सब मेरी वजह से है। उस धमाकेदार शुरुआत से तालियों की गड़गड़ाहट नहीं हुई, बल्कि हंसी का एक बड़ा धमाका हुआ। लाइव स्ट्रीम के अंदर पूरी चैट कॉमेडी का समंदर बन चुकी थी। ये क्या था? मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूं। क्या इसे रैप होना चाहिए? ये तो किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की मशीन जैसा लग रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने का यही नतीजा है, बस एक ही लाइन रिपीट पर। मैं तो हंसते हंसते मर रहा हूं। गंभीरता से दोस्तों, ये लास्ट मिनट प्रोटागोनिस्ट से कैसे अलग है? इसने रैप के बारे में मेरी समझ को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। कोई जाकर इस बच्चे को ले जाओ। आखिरकार मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूं के अंतहीन लूप के बाद गाना पूरी तरह रुक गया। विल ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और बड़े गर्व और आत्मसंतुष्टि के साथ स्टेज से नीचे चला गया। चाहे वेन्यू हो या लाइव स्ट्रीम, उस पल हर किसी ने चैन की सांस ली। उन्होंने अपने बुरी तरह टॉर्चर हुए कानों में उंगली डाली और शिकायतों की बाढ़ ला दी। विल का रैप सुनने के बाद अब मेरे दिमाग में बस यही अटका हुआ है कि मैं बहुत ऊंचा खड़ा हूं। क्या मुझे कोई बचा सकता है? पोएटिक, आओ और हमें बचाओ। कुछ अच्छा सुनाओ और प्लीज हमारे कान धो डालो। वो भ्रम भरा कॉन्फिडेंस सच में डरावना है। सिर्फ शोर, जीरो तकनीक। म्यूजिक सीन को क्या होता जा रहा है? नेटिजन्स की शिकायतों की इस बाढ़ के बीच आखिरकार पोएटिक एंटरटेनमेंट के एक्ट ने स्टेज संभाला। इसने देख रहे हर व्यक्ति में उम्मीद की एक किरण जगा दी। लेकिन जब उन्होंने दो ऐसे युवकों को देखा जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, तो सब एक पल के लिए रुक गए। फिर बिना किसी योजना के चिंता बढ़ने लगी। पोएटिक नए लड़कों, रुकीज को उतार रहा है। क्या ये वाकई काम करेगा? विल की स्किल्स कमजोर हैं, लेकिन उसका फैन बेस सच में बहुत बड़ा है और उसके पीछे पैसा और पैकेजिंग है। खासकर युवा फैंस, वे बच्चे जिन्होंने कभी अनुभव नहीं किया कि असली म्यूजिक कैसा होता था। विल को पसंद करने के झांसे में आना पूरी तरह समझ में आता है।
इन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। ये दिखने में बिल्कुल नए फ्रेशर्स, न्यू कमर्स लग रहे हैं। इस तरह के अनजान चेहरों पर भरोसा करना वाकई मुश्किल होता है। वेन्यू में मौजूद भीड़ भी एकदम शांत हो गई और स्टेज पर खड़ी इन दो आकृतियों को चुपचाप देखने लगी। इस खामोशी ने बैकस्टेज खड़े विल को और भी ज्यादा अहंकारी बना दिया। शुरुआत से ही स्टेज की एनर्जी को देखो, अंतर अभी से साफ है। लेकिन फन जियो और यी शुहान पूरी तरह शांत रहे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ पीठ करके माइक थामे रखा और बिना किसी घबराहट के स्टेज पर मजबूती से खड़े रहे। ये उनकी पहली परफॉर्मेंस थी। मुझे उन पर पूरा भरोसा था और वे बदले में मुझे एक परफेक्ट रिजल्ट देने वाले थे। बड़ी स्क्रीन पर म्यूजिक शुरू हुआ। गाने का टाइटल सामने आया, ड्रिफ्टिंग नॉर्थ, ड्रिफ्टिंग नॉर्थ। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन पोएटिक द्वारा और परफॉर्मेंस फन जियो और यी शुहान की। क्रेडिट्स में पोएटिक का नाम देखते ही ऑडियंस थोड़ा शांत हुई, चाहे वे दोनों नए लड़के कोई भी हों। पोएटिक के गानों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। स्टेज पर फन जियो ने खुद को म्यूजिक की लहरों में बहने दिया। जैसे ही वो माइक उठाने और गुनगुनाने हमिंग वाला पहला व्यक्ति बना, उसकी कोमल गुनगुनाहट ने अनजाने में ही हर किसी के कान खड़े कर दिए और लोग हर एक नोट का आनंद लेते हुए उसे सुनने लगे। लेकिन बैकस्टेज विल के चेहरे पर साफ नफरत दिख रही थी। ऑनलाइन कमेंट्स में भी शक और संदेह मिला जुला था और विल के कुछ फैंस ने बीच में कूदना शुरू कर दिया था। हो ही नहीं सकता, पोएटिक ये रैप नहीं है। इंट्रो तो बिल्कुल भी रैप जैसा नहीं लग रहा। रैप तो शुरुआत से ही धमाकेदार होता है। ये ओपनिंग तो किसी पॉप सॉन्ग जैसी लग रही है। प्लीज, मुझे लगा था कि पोएटिक कुछ खास होगा। मेरा विल रैप के साथ उन पर चढ़ाई कर रहा है और उनमें इसका सामना करने की हिम्मत तक नहीं है। ये पोएटिक नहीं, भूल जाने लायक है। एक बार फिर इसे भूल जाने लायक कहो और मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? बस सुनो और तुम्हें पता चल जाएगा। तो सिर्फ तुम हमारे विल के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन हम पोएटिक के बारे में कुछ नहीं कह सकते। डबल स्टैंडर्ड्स। बस इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें तमाचा पड़ने वाला है। वैसे भी मैं पोएटिक पर बिना शर्त भरोसा करता हूँ। स्टेज पर फन जियो अभी भी धीरे धीरे गुनगुना रहा था। धुन पहले से ही बहुत खूबसूरत थी। यी शुहान ने अपने दोनों हाथों से माइक पकड़ा हुआ था और फन जियो की तरफ पीठ किए चुपचाप उस पल का इंतजार कर रहा था जब गुनगुनाहट खत्म होगी। अचानक म्यूजिक बदला। ये तेज, उग्र और गहरा होता गया। उस पल हर किसी की आंखें सिकुड़ गईं और दिल धक से रह गया। उनके पूरे शरीर में अनचाहे ही खिंचाव आ गया। वे जान गए कि असली चीज अब शुरू होने वाली है। और वाकई यी शुहान, जो अब तक स्थिर खड़ा था, म्यूजिक की तेज बीट के साथ हरकत में आया, फुर्ती से माइक उठाया और रैप शुरू हो गया। सपनों के इस सफर पर मैंने अपनी हर जानी पहचानी चीज पीछे छोड़ दी। मेरे कंधे पर लदा बैग भविष्य के लिए मेरी हर उम्मीद को समेटे हुए है। बिल्कुल आप सभी की तरह मैं भी कहीं बहुत दूर से आया हूँ, मामूली नौकरियां कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ और घर के लिए तड़प रहा हूँ। हम में से कितने लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए, अपनी कहानी खुद फिर से लिखने के लिए, अपने माता पिता के बोझ को थोड़ा कम करने के लिए। हर बार जब नया साल आता है, घर की याद और भी बढ़ जाती है। वापस न जा पाने की बेबसी, क्योंकि सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वेन्यू में मौजूद भीड़ अब खुद को रोक नहीं सकी। एक के बाद एक चीखें और तालियां गूंज उठीं। वाकई अविश्वसनीय। वो कच्ची, बुलंद पुकार और वे परफेक्ट हाई नोट्स पूरे वेन्यू की एनर्जी को चरम पर ले गए। उस पल में हर एक इंसान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस की जो ब्रह्मांड को पलट देने के लिए काफी थी। ये वही शक्ति थी जो इस गाने ने उन्हें दी थी। यही रैप का सबसे तात्कालिक और निर्विवाद जादू था। एक गाना और शोहरत का एक पल। आज रात हर एक व्यक्ति ने पोएटिक एंटरटेनमेंट के इन दो कलाकारों को याद रखा। फन जियो और यी शुहान ने एक ही गाने ड्रिफ्टिंग नॉर्थ के साथ पोएटिक एंटरटेनमेंट के शासन की वापसी का ऐलान कर दिया। उस पल में प्रतियोगिता के परिणाम के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। हर कोई पहले से ही नतीजा जानता था और बस यही बात थी। हर कोई जानता था, सिवाय उस हमेशा की तरह आत्मविश्वासी विल के। तियानवे एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर फन जियो और यी शुहान के अपनी परफॉर्मेंस का दूसरा हिस्सा खत्म करने से पहले ही मीटिंग बुला ली गई थी। लेकिन ये मीटिंग पहले वाली किसी भी मीटिंग जैसी नहीं थी, क्योंकि इस बार ये सिर्फ तियानवे एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सांगशी एंटरटेनमेंट, इनहाई एंटरटेनमेंट और हर छोटी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी के चेयरमैन शामिल थे। तियानवे एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में वे सभी मौजूद थे। तियानवे एंटरटेनमेंट के चेयरमैन लियू गाओ एक गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे और स्क्रीन पर मौजूद हर कंपनी के प्रमुखों को संबोधित करते हुए बोले, मुझे यकीन है कि हर कोई जानता है कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है। इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई भी अभी भी ख्याली पुलाव नहीं पका रहा होगा। उसने जिस कंपनी की स्थापना की है, पोएटिक एंटरटेनमेंट, वो पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रही है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो संगीत की दुनिया में हम में से किसी के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी।
स्क्रीन पर हर चेयरमैन के चेहरे पर तनाव और बेचैनी थी। वे सभी इस वास्तविकता को समझते थे, जब एक गिरता है तो बाकी भी पीछे पीछे गिरते हैं। जिस क्षण तियानवे एंटरटेनमेंट को पोएटिक एंटरटेनमेंट ने पछाड़ा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पारंपरिक ढांचा ऐतिहासिक बदलाव का सामना करेगा। ये देखकर कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सांक्षी एंटरटेनमेंट के तियान शिंची ने वहीं से बात शुरू की जहां लियू गाओ ने छोड़ी थी। मुझे लगता है कि हम में से कोई भी इस इंडस्ट्री में कोई बदलाव नहीं देखना चाहता। सब खुलकर बोले, चलिए मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। एक छोटी सी कंपनी के खिलाफ इतनी सारी कंपनियां, डरने की क्या बात है। जैसे ही तियान शिंची ने अपनी बात खत्म की, एक मिड साइज कंपनी के चेयरमैन ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ कहा, अगर हम पारंपरिक रास्तों से जाएं तो हमारे पास एकमात्र विकल्प उसे प्रतियोगिता में हराना है। लेकिन हर कोई जानता है कि जेम्स रिवर्स कितना टैलेंटेड है। क्या उसे प्रतियोगिता में हराना संभव भी है? बड़े से बड़ा टैलेंट भी आखिरकार खत्म हो जाता है। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि जेम्स रिवर्स अनिश्चित काल तक इस क्वालिटी के गाने बनाता रह सकता है। जिस पल वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वही समय होगा जब हम पलटवार करेंगे। इससे पहले कि वो व्यक्ति अपनी बात पूरी करता, कई अन्य लोगों ने तुरंत सहमति में अपनी राय दी। लियू गाओ ने इस पर सिर हिलाया। ये बिल्कुल सही है। नहीं, किसी का टैलेंट असीमित नहीं होता। हमारे पास इतनी सारी कंपनियां हैं, हम बस उसे थका सकते हैं। और इसके ऊपर पोएटिक एंटरटेनमेंट ने अभी तक एक भी स्पॉन्सर नहीं लिया है। जब तक हम इस बार उन्हें पूरी तरह रोक देते हैं, मुझे विश्वास है कि इसके बाद कोई भी स्पॉन्सर पोएटिक एंटरटेनमेंट का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। स्पॉन्सर्स के बिना उनके पास कंपनी बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी फंडिंग लंबे समय तक पूरी कंपनी के ऑपरेशन को नहीं झेल सकती। एक बार जब ये शब्द कहे गए तो वहां मौजूद हर किसी ने सर्वसम्मति से सिर हिलाया। लेकिन ठीक उसी समय तियान शिंची ने यिनहाई एंटरटेनमेंट के डेविड यांग की ओर देखा और लापरवाही से कहा, चेयरमैन यांग, मैंने सुना है कि आप आजकल जेम्स रिवर्स के काफी करीब हो रहे हैं। क्या आपके पास कोई शानदार विचार है जो आप शेयर करना चाहेंगे? डेविड यांग ने अपनी मुस्कान स्थिर रखी और अपना सिर हिलाया। मेरे पास कोई शानदार विचार नहीं है। बाकी सब जो तय करेंगे मैं उसी का पालन करूंगा। यिनहाई एंटरटेनमेंट दोनों हाथों से इसका पूरा समर्थन करता है। बात बस इतनी है कि हाल ही में यिनहाई में हमारी टीम थोड़ी कम पड़ गई है। व्यावहारिक रूप से कहें तो हम शायद बहुत ज्यादा एक्शन में योगदान न दे पाएं, लेकिन मेरी भावनाएं हमेशा आप सभी के साथ हैं। उन शब्दों को सुनकर लुआ और तियानची दोनों अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। ये साफ तौर पर पल्ला झाड़ना था। वे इसे दिन के उजाले की तरह साफ पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जब तक यिनहाई एंटरटेनमेंट उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता, तब तक उनके लिए इतना ही काफी था। उन्होंने कभी वास्तव में ये उम्मीद नहीं की थी कि यिनहाई एंटरटेनमेंट आगे बढ़कर मेरे पीछे आएगा। चूंकि हर कोई सहमत है, तो चलिए आगे की योजना पर चर्चा करते हैं। प्रतियोगिता के इस मौजूदा एपिसोड के लिए जब तक हम ठीक से तैयार नहीं हो जाते, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पोएटिक एंटरटेनमेंट को चुनौती दे और उन्हें आसान पॉइंट्स दे। चलिए अपनी सारी ताकत बाकी बचे एपिसोड्स की तैयारी में लगा देते हैं। प्रत्येक स्टेज पर हर एपिसोड में अधिकतम 3 चुनौतियों की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि अभी भी 18 राउंड बाकी हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि जेम्स रिवर्स का टैलेंट असीमित है, और मुझे विश्वास नहीं है कि पोएटिक एंटरटेनमेंट का छोटा सा रोस्टर इतने राउंड तक टिक पाएगा। इसलिए अपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स को तैयार करें। मैजिक सिटी स्टेडियम। भले ही फन जियो और ईशोहान पहले ही स्टेज से उतर चुके थे, लेकिन वेन्यू में भीड़ अभी भी उत्साह से भरी हुई थी। वे बेसब्री से अगली लड़ाई का इंतजार कर रहे थे, यह सोचकर कि पोएटिक एंटरटेनमेंट अगला कौन सा गाना लेकर आएगा। एक गाने ड्रिफ्टिंग नॉर्थ ने सभी को दिखा दिया था कि पोएटिक एंटरटेनमेंट सिंहासन पर वापस लौट आया है। ऑनलाइन ऑडियंस अब तक इस कंपटीशन के लाइव स्ट्रीम रूम में पूरी तरह उमड़ पड़ी थी। चाइना अल्टीमेट वॉइस के पिछले सीजन में सभी 3 स्टेजों पर लगातार एक जैसी व्यूअरशिप रहती थी, लेकिन अब सांक्षी एंटरटेनमेंट और यिनहाई एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टेजों को लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। पूरा शो प्रभावी रूप से पोएटिक एंटरटेनमेंट का पर्सनल स्टेज बन गया था। लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे दर्शक किसी भी तरफ कितनी भी देर इंतजार करें, वे बस इंतजार ही करते रह गए। कोई दूसरा चैलेंजर कभी नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे हर एंटरटेनमेंट कंपनी एक साथ पूरी तरह खामोश हो गई हो। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। बाकी 2 स्टेजों पर अपनी लड़ाइयां गर्मागर्म चलती रहीं, लेकिन जिस स्टेज पर पोएटिक एंटरटेनमेंट खड़ा था, वहां केवल पतझड़ की हवा हल्कों में घूम रही थी। जैसे ही चाइना अल्टीमेट वॉइस का ये एपिसोड खत्म होने का ऐलान हुआ, तब तक एक भी इंसान चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया। इसने दर्शकों को, जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पूरी तरह से गुस्से में डाल दिया। वे इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कि जैसे इंतजार करते करते फूल ही मुरझा गए हों, और अंत में उन्हें बस इतना ही देखने को मिला। इसलिए उन सभी ने बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों को टैग करना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें रोस्ट करने लगे। वाह, क्या इस इंडस्ट्री में सच में कोई नहीं बचा?
क्या तुम अभी सीरियस हो? बस इतनी सी बात थी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कड़ाके की ठंड में किसी ने तुम पर बर्फ के पानी की बाल्टी डाल दी हो। मैं इसके लिए जागता रहा और तुम कह रहे हो कि ये खत्म हो गया? मजाक कर रहे हो क्या? जैसे ही जेम्स आता है, म्यूजिक वर्ल्ड की एक भी आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। मेरे कान तरस गए। मैं बस कुछ और अच्छे गाने सुनना चाहता था। 93 एंटरटेनमेंट। क्या तुम सब बस हार मान रहे हो? इससे अच्छा तो मुझे ही वहां जाने देते। वैसे भी कोई न कोई तो हार ही रहा है। कम से कम मैं कोशिश तो करता। अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। ये सरासर बुजदिली है। मैं एतद द्वारा पोएटिक एंटरटेनमेंट को नई बिग 3 में से एक घोषित करता हूं। 93 का युग खत्म हो गया है। नेटिजन्स ने इन एंटरटेनमेंट कंपनियों को उकसाने के लिए उपहास का हर कतरा इस्तेमाल किया ताकि वे थोड़ी हिम्मत दिखाएं। वे बस अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते थे। ये इतना मुश्किल क्यों था? और इसी तरह इंटरनेट के जबरदस्त समर्थन के साथ अंत में 93 एंटरटेनमेंट के नेतृत्व में प्रमुख एंटरटेनमेंट कंपनियों ने हार मान ली और एक स्टेटमेंट जारी किया, जो अंत में हंसता है वही विजेता होता है। देखें और इंतजार करें। स्टेटमेंट संक्षिप्त था, लेकिन इसमें एक बहुत ही अलग तरह का संदेश था। नेटिजन्स, जिन्हें मुकाबला देखना सबसे ज्यादा पसंद था, उन्होंने इन बयानों को देखा और उनके दिलों में निराशा फिर से उम्मीद जैसी किसी चीज में बदल गई। उन्होंने इसे इस तरह देखा, जब तक इन एंटरटेनमेंट कंपनियों ने हार नहीं मानी है तब तक सब ठीक है। भले ही ये थोड़ा देर से आए, जब तक सुनने के लिए अच्छे गाने हैं वे संतुष्ट थे। इसलिए नेटिजन्स उन पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में उमड़ पड़े और उनका हौसला बढ़ाने लगे। इस समय पोएटिक एंटरटेनमेंट की टीम पहले से ही कंपनी वापस जा रही थी। आज रात जो ग्रुप आया था वो छोटा था, बस सेरेना, मिया, म्याओ अनियून, फन जियो और यी शुहान। कंपनी की एक वैन में वे सब आ गए थे। वैन एक ड्राइवर चला रहा था जिसे कंपनी ने विशेष रूप से काम पर रखा था। मेरे समेत बाकी सभी लोग वेन्यू पर नहीं गए थे। हम सब कंपनी में ही रुककर रियल टाइम में लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सेरेना और यूनियन को परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिला और उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए। मिया ने थोड़ी निराशा के साथ अपने होंठ सिकोड़े। भले ही उसे नहीं पता था कि मैंने म्याओ अनियून के लिए कौन सा गाना तैयार किया है। वो अच्छी तरह जानती थी कि सेरेना के पास जो गाना था वो भी एक जबरदस्त धमाका था। फिर भी फनौरी ने वाकई बहुत अच्छा गाया। उन्होंने पूरी जगह हिलाकर रख दी। हाँ, ये सब मिस्टर जेम्स की सॉन्ग राइटिंग का कमाल है। इतने सालों के बाद हम दोनों को आखिरकार इस तरह का खून खौला देने वाला अनुभव मिल रहा है। एक असली स्टेज पर वो जोश। फन जियो के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। जब भी वो मेरे बारे में सोचता, उसका चेहरा शुद्ध प्रशंसा से भर जाता। उन्होंने हार नहीं मानी है। वे अपनी बड़ी चाल बाद के लिए बचा रहे हैं। आगे की लड़ाइयां और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली हैं। उस वक्त म्याओ अनियून ने अपना फोन उठाया और सबको दिखाने के लिए आगे बढ़ाया। सबने स्क्रीन की तरफ देखा और 93 एंटरटेनमेंट और दूसरी कंपनियों के स्टेटमेंट्स देखे। थोड़े ही समय में वे सभी स्टेटमेंट्स ट्रेंडिंग चार्ट्स में सबसे ऊपर पहुंच गए थे। फिलहाल नंबर 1 पर ड्रिफ्टिंग नॉर्थ गाना था और उसके ठीक पीछे वे सारे स्टेटमेंट्स थे। सच कहूं तो मुझे सिर्फ मिस्टर जेम्स पर भरोसा है। ये लोग ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। यी शुहान ने एक नजर डाली और साफ हताशा के साथ कहा। सबने ये सुना और मन ही मन मुस्कुराए। हाँ, जब तक मैं यहां था उनमें से किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैन सड़क पर आगे बढ़ती रही। ग्रुप अभी भी कंपटीशन के बारे में बातें कर रहा था कि अचानक फन जियो का फोन बजा। फोन कटने तक उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और उसकी जगह माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थीं। क्या हुआ? ये शुहान ने नोटिस किया और उससे धीरे से पूछा। उन्होंने अभी आज रात एक बड़ी जीत हासिल की थी। ये एक खुशी का पल होना चाहिए था। फन जियो का चेहरा इस तरह दिखना साफ तौर पर इशारा कर रहा था कि कोई उलझन भरी बात हुई है। वैन में मौजूद दूसरों ने भी इसे भांप लिया और उसकी तरफ देखने लगे। इससे फन जियो थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे उसने सबका मूड खराब कर दिया है। ये कुछ नहीं है। तुम सेरेना और दूसरों के साथ कंपनी वापस जाओ। मुझे लगता है कि मैं इसे अकेले संभाल लूंगा। सेरेना, क्या मैं आपको जेंगचांग यीडा प्लाजा के पास छोड़ने की तकलीफ दे सकता हूं? फन जियो ने अपना फोन मजबूती से पकड़ा। उसके चेहरे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस समय इस तरह की परेशानी खड़ी करना उसे सच में शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे जाना ही था। बिल्कुल, जाओ और जो भी काम है उसे देख लो। सेरेना ने सिर हिलाया। ये साफ तौर पर फन जियो का कोई पर्सनल मामला था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वैन जेंगचांग यीडा प्लाजा की ओर बढ़ गई। फन जियो जल्दी में बाहर निकला और चला गया। यी शुहान ने फन जियो को जाते हुए देखा और अचानक कहा, सेरेना, मुझे फन की थोड़ी चिंता हो रही है। कैसा रहेगा अगर हम उसका पीछा करें और देखें कि क्या चल रहा है? वैन में मौजूद दूसरों ने एक दूसरे को देखा।
सेरेना ने कुछ चिंता के साथ ही शोहान की ओर देखा। ये उसका निजी मामला है, क्या हमारा उसका पीछा करना ठीक होगा? सेरेना, कोई बात नहीं, फन और मैं सालों से साथ हैं, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो जिससे मिलने जा रहा है, मैं शायद उन्हें भी जानता हूं। उसने मुझे पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसे बुरा महसूस हो रहा था। तो सेरेना ने जोर देकर पूछा, तो क्या हम चलकर देखें? ई शोहान की बात सुनकर मिया और म्याऊ अनियून दोनों के कान खड़े हो गए। गपशप और ड्रामे में दिलचस्पी लेने का उनका स्वभाव अचानक जाग उठा। सेरेना ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर गंभीर चेहरे के साथ ही शोहान से एक बार फिर पूछा, तुम्हें यकीन है कि ये ठीक है? सेरेना, ये बिल्कुल ठीक है। ई शोहान ने अपने सीने पर हाथ रखा और इसकी कसम खाई। तभी सेरेना ने सिर हिलाया। पूरा ग्रुप अपने मास्क पहनकर वैन से किसी छोटे चोरों के गिरोह की तरह चुपके से बाहर निकल गया। उन्होंने ड्राइवर को अकेला छोड़ दिया, जिसने वैन को पास के एक लॉट में पार्क कर दिया। रास्ते में ई शोहान को पहले से ही पता लग रहा था कि फन जियो किस तरफ जा रहा है। ग्रुप कहीं नहीं रुका। ई शोहान आगे आगे चल रहा था और सीधे पास के एक छोटे सराय टैवर्न में दाखिल हुआ। वो सराय बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसे इस तरह सजाया गया था कि वहां गर्माहट और अपनेपन का एहसास हो रहा था, जैसे किसी के घर में कदम रखा हो। वो जगह पहले से ही खचाखच भरी हुई थी, लेकिन सराय के बीचों बीच बना छोटा सा स्टेज शोर शराबे और हंगामे का केंद्र बना हुआ था। ग्रुप ने उधर देखा और तुरंत फन जियो को पहचान लिया। वो किसी बात को लेकर लोगों के एक ग्रुप से बहस कर रहा था। फन जियो के पीछे दो युवा लड़कियां खड़ी थीं, जिनके चेहरों पर चोट और दुख के भाव थे। उनमें से एक ने गिटार पकड़ा हुआ था। ई शोहान ने एक नजर देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत आगे बढ़ा। सेरेना और म्याऊ अनियून ने दूसरों के साथ एक नजर साझा की। उनकी आंखों में चिंता की चमक थी। उन्हें डर था कि ये दोनों मामले को काबू से बाहर न ले जाएं। सौभाग्य से जैसे ही ई शोहान ऊपर पहुंचा, उसने तुरंत उस ग्रुप के साथ बहस शुरू नहीं की। इसके बजाय वो उन दोनों लड़कियों के साथ खड़ा हो गया और पूछा, शिनी, पीलिंग, क्या तुम दोनों ठीक हो? फन जियो ने ई शोहान को ऊपर आते देखा, जिसका स्वाभाविक रूप से मतलब था कि उसने सेरेना और दूसरों को भी पीछे खड़ा देख लिया। इससे वो पहले से भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उन दोनों ने अभी मुश्किल से कंपनी ज्वाइन की थी और पहले ही बॉस की वाइफ उन्हें एक सीन क्रिएट करते हुए देख रही थी। ये अजीब से भी बढ़कर था। ये सोचकर वो ई शोहान को एक तरफ ले जाने और हताशा में कहने से खुद को नहीं रोक सका, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि सेरेना के साथ कंपनी वापस चले जाओ? तुम फिर भी क्यों आ गए? चलो भी फन, तुम ऐसे नहीं हो सकते। इस तरह की चीज छिपाने का क्या मतलब है? हम सब यहाँ खुले दिल के हैं। सेरेना और बाकी लोग, वे दूसरी कंपनियों के लीडर्स जैसे बिल्कुल नहीं हैं। वे इसे हमारे खिलाफ नहीं मानेंगे। ई शोहान को देखकर, जो उससे छोटा था, फन जियो कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। उसे बस ये लग रहा था कि बात ये नहीं है कि वे इसे उसके खिलाफ मानेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि कोई भी कंपनी वास्तव में ये नहीं चाहती कि उसके लोग बाहर किसी मुसीबत में फंसें। लेकिन जो होना था वो हो चुका था और अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं था। वो वापस मुड़ा और उस ग्रुप से बहस करना जारी रखा। स्टेज पर हो रही बहस को सुनकर सेरेना ने एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया था कि क्या चल रहा है। इस सब की वजह स्टेज पर मौजूद सफेद टी शर्ट वाली वे दो लड़कियां थीं। वे एक लोक संगीत फोक म्यूजिक जोड़ी थीं, जो इस छोटी सराय में परफॉर्मर के रूप में काम करती थीं। उन दोनों ने अपने खुद के काफी ओरिजिनल गाने लिखे थे, जिन्हें यहाँ बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन क्योंकि इन दोनों के पास कोई सपोर्ट या कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए एक छोटी एंटरटेनमेंट कंपनी के लोग उनके गानों को कुछ हजार येन में खरीदना चाह रहे थे, ताकि वे ट्रैक अपने किसी कलाकार के नाम से रिलीज कर सकें। लड़कियों ने इनकार कर दिया था और उसी का नतीजा ये सीन था। उनके सामने खड़े लोग बस किराए के गुंडे थे। किराए के गुंडे यहाँ आकर हंगामा खड़ा करने के लिए भेजे गए थे। इस सब के पीछे असली खिलाड़ी वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, जो अभी भी आराम से एक बूथ पर बैठा हुआ था। सेरेना जानती थी कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। पुलिस को बुलाने से भी कोई खास मदद नहीं मिलती, क्योंकि अगर वे एक टोली को हटा भी देते तो दूसरी आ जाती। वैसे भी वे हाथ पैर नहीं चला रहे थे, बस बातें कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अभी वे लोग बस यही कह रहे थे कि गाने सुनने लायक नहीं हैं। वे कस्टमर थे और उन्हें संगीत या परफॉर्मर बदलने की मांग करने का पूरा अधिकार था। यहाँ तक कि सराय का मालिक भी बाहर आकर कुछ नहीं कर पा रहा था। जब आप इस तरह की किसी चीज से टकराते हैं तो सबसे अच्छा तरीका लोहे को लोहे से काटना होता है, जैसा कि मैंने उस समय किया था। मैंने पहले यिनहाई एंटरटेनमेंट को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया, एक बड़ी कंपनी को अपने असली टैलेंट के लिए ढाल बनने दिया। फिर एक बार जब मैंने अपना नाम बना लिया तो मैंने दबाव को पीछे धकेलने के लिए हायांग का सहारा लिया और आखिरकार पोएटिक एंटरटेनमेंट की शुरुआत की। लेकिन वो कुछ ऐसा था जो सिर्फ मैं ही कर सकता था। मामूली टैलेंट वाले ज्यादातर लोग बस वक्त की धारा में बह जाते,
सेरेना ने सराय के स्टेज पर उन दो युवा महिलाओं को देखा जो वहां थोड़ी असहाय खड़ी थीं। फिर उसने अपने बगल में मिया और म्याऊ अनयून को देखा जो उतनी ही नाराज थीं। उसने इस पर विचार किया और अपना फैसला ले लिया। वो मिया और म्याऊ अनयून को साथ लेकर सीधे बूथ की ओर बढ़ी। उसने वहां बैठे उस छोटी कंपनी के मैनेजर को नीचे की ओर देखा। फन जियो और यी शुहान ने जैसे ही ये सब होते देखा, वे तुरंत उन दो लड़कियों को लेकर वहां पहुंचे। उनकी धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थीं। अगर उनकी वजह से सेरेना के साथ यहां बुरा बर्ताव हुआ तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। आप किस एंटरटेनमेंट कंपनी से हैं? बूथ पर खड़े होकर सेरेना ने सीधे पूछा। पुरानी सेरेना ऐसा नहीं करती, लेकिन लोग समय के साथ बड़े होते हैं। यहां खड़ी सेरेना में अब मेरी आत्मा का एक अंश साफ झलक रहा था। ये छोटा सा मैनेजर मजे से तमाशा देख रहा था। तभी अचानक 3 प्रभावशाली महिलाएं उसकी सीट के सामने आ गईं। उनमें से 2 बीच वाली महिला के दोनों तरफ थीं, जैसे उसे सुरक्षा दे रही हों। और उसी वक्त स्टेज पर दिखे वे 2 युवक भी तेजी से वहां आ पहुंचे। पूरे ग्रुप ने केंद्र में खड़ी महिला के चारों ओर एक दीवार बना ली और उस मैनेजर को ऐसे घूरने लगे जैसे उसकी एक भी गलत हरकत उसे वहीं ढेर कर देगी। कौन हो तुम लोग? मैनेजर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। सामने खड़ी महिला उसे जानी पहचानी लग रही थी। हम कौन हैं ये छोड़ो। अपनी कंपनी का इस्तेमाल करके लोगों को धमकाना ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारी जैसे लोगों की वजह से ही म्यूजिक वर्ल्ड की ये हालत है। सेरेना को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिया ने पहले ही आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया था। मिया को इस तरह देख मैनेजर हंसा और अपने हाथ में पकड़े ग्लास को स्टाइल से घुमाने लगा। छोटी बच्ची, जुबान संभालकर बात करो। मैं बस एक आम कस्टमर हूं। तुम्हारी किस आंख ने मुझे किसी को धमकाते हुए देखा? जो कर रहा हूं उसे मानूंगा नहीं। नहीं मानोगे? क्लासी। मिया ने उसे तिरछी नजर से देखा। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। सेरेना ने भी अपना सिर हिलाया। ये आदमी साफ तौर पर अनजान बनने का नाटक कर रहा था। इसके बजाय वो उन 2 लड़कियों को देखने के लिए मुड़ी। फन जियो ने ये देखकर जल्दी से सेरेना से उनका परिचय कराया। सेरेना, ये वोंग शिनी और वू पीलिंग है और ये हमारे बॉस की वाइफ हैं। रुको, मैं जानता हूं तुम कौन हो। बूथ में बैठे मैनेजर को जैसे अभी अभी किसी बात का एहसास हुआ और वो तुरंत चौंक कर चिल्ला उठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अविश्वास के साथ अपने सामने खड़े ग्रुप से घिरी सेरेना को घूरने लगा। वे 2 लड़कियां भी एक पल के लिए जम गईं, फिर सीधे सेरेना की ओर देखने लगीं। उस एक चिल्लाहट ने पूरी सराय को एकदम शांत कर दिया। वहां मौजूद हर सिर उनकी ओर मुड़ा, यहां तक कि वे गुंडे भी जो अभी हंगामा कर रहे थे मुंह फाड़े चुपचाप वहां घूरने लगे। क्या उन्होंने वही सुना जो उन्हें लगा कि उन्होंने सुना है? क्या ये सेरेना थी? वही सेरेना जिसे वे जानते थे। जिस पल वो आवाज गूंजी हर कोई जान गया था कि अब माहौल बदलने वाला है। मिया पहले से ही मैनेजर को ऐसी तीखी नजरों से देख रही थी जो जान ले लें। अगले ही सेकंड पूरी जगह शोर से भर गई। सेरेना, वो इस समय इंटरनेट की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है। कोई मुकाबला ही नहीं। यहां तक कि सराय का मालिक भी अपने हाथ मलते हुए सिक्योरिटी बुलाने के लिए दौड़ा। वो खुद पोएटिक का कट्टर फैन था। अगर सेरेना के साथ उसकी इस छोटी सी जगह पर कोई भी हादसा होता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सेरेना ने शांति से मैनेजर की ओर देखा। उसकी पहचान सामने आ चुकी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मास्क उतार दिया। उसके बगल में म्याऊ अनयून और बाकी सभी ने भी उसी समय अपने मास्क हटा दिए। ओह वाह, ये तो सच में सेरेना और म्याऊ अनयून भी हैं। और वे 2 लड़के, क्या वे फन जियो और यी शुहान नहीं हैं जिन्होंने अभी अभी ड्रिफ्टिंग नॉर्थ परफॉर्म किया था? देवता जमीन पर उतर आए हैं। इस छोटी सी सराय में कौन सा जादू है? जेम्स रिवर्स कहाँ हैं? जेम्स रिवर्स कहाँ चले गए? मुझे उन्हें देखना है। मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं। उनसे निकलने वाली एनर्जी गजब की है। मुझे ऑटोग्राफ मांगने जाने में भी डर लग रहा है। जिस पल सेरेना और बाकी लोगों ने खुद को जाहिर किया, पूरी जगह तुरंत अफरा तफरी में बदल गई। कमरे की लगभग हर जोड़ी आंखें उनकी ओर चमक रही थीं। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से अपनी पोजीशन में नहीं आते तो लोग ऑटोग्राफ के लिए अब तक आगे बढ़ चुके होते। इसने बूथ में बैठे मैनेजर को ऐसे छटपटाने पर मजबूर कर दिया जैसे वो गर्म कोयले पर बैठा हो। वो अभी अपना मुंह खुद सी लेना चाहता था। वो इस तरह चिल्लाया ही क्यों? उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि 2 मामूली लड़कियों को परेशान करने से सेरेना इस मामले में खिंच आएगी। अगर पोएटिक एंटरटेनमेंट उसकी कंपनी के पीछे पड़ गई तो उसकी कंपनी खत्म थी। एक बार जब किसी कंपनी की साख गिर जाती है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी एक ऐसे गड्ढे में जा रही है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए पोएटिक एंटरटेनमेंट को जानबूझकर कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। मेरे वर्तमान प्रभाव के स्तर के साथ बस मेरी तरफ से एक पोस्ट जिसमें यह बताया गया हो कि क्या हुआ और उसकी छोटी सी कंपनी का काम तमाम हो जाता। हाँ, यह एक गलतफहमी है। पूरी तरह से एक गलतफहमी। ओह, ये तो सेरेना है। मैं बस निकल ही रहा था। अब वापस नहीं आऊंगा।
इससे पहले कि सेरेना एक शब्द भी कह पाती, वो मैनेजर जिसने सब कुछ भांप लिया था, घबराहट में मुस्कुराया और तुरंत खड़ा होकर वहां से खिसक लिया। अब वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि ये मामला और आगे न बढ़े। सेरेना ने उसे नहीं रोका। वो जानती थी कि इसके बाद वो निश्चित रूप से वापस नहीं आएगा। एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती हैं। कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं रोक सकता। ये दो लड़कियां खुशनसीब थीं कि वे फन जियो और यी शुहान को जानती थीं। जो लोग इतने खुशनसीब नहीं थे, वे इसे अपनी बदकिस्मती ही मान सकते थे। दुनिया हमेशा इस तरह न्यायपूर्ण नहीं होती। सेरेना, आपको इसमें घसीटने के लिए मैं बहुत माफी चाहता हूं। इस समय कमरे में सबसे ज्यादा शर्मिंदा लोग बिना किसी सवाल के फन जियो और यी शुहान थे। यहां तक कि यी शुहान ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस मोड़ पर पहुंच जाएंगी। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी खतरे में थी। बस इतना है कि आज रात यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। सेरेना ने हल्की हंसी के साथ सराय के अंदर की भीड़ की ओर देखा, जो बेचैनी से शोर मचा रही थी। उनमें से बहुत से लोग अब जोर जोर से सेरेना का नाम जप रहे थे। बाकी लोग पोएटिक का नाम जप रहे थे। यहां तक कि वे गुंडे भी अब भीड़ में घुल मिल गए थे। इस वक्त वे बस किसी ऐसे छेद की तलाश में थे जिसमें वे घुस सकें। वे भी हर दिन मेरे गाने सुन रहे थे। उनमें से कुछ तो मेरे और सेरेना के फैन भी थे। अपने ही आदर्श के हाथों कुछ गलत करते हुए पकड़े जाना, दुनिया में इससे बुरा एहसास कोई नहीं हो सकता। सेरेना के अचानक आ जाने की वजह से वो छोटी सी सराय सेरेना के अचानक आयोजित फैन मीट एंड ग्रीट में बदलने की कगार पर थी। इस मोड़ पर सराय का मालिक सिक्योरिटी गार्ड्स के घेरे को चीरते हुए अंदर आया और बड़ी मुश्किल से अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए बोला, सेरेना, हेलो, मैं इस जगह का मालिक हूं। अभी की स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप फैंस से कुछ शब्द कह सकती हैं? सराय के मालिक की आंखें लगभग चमक रही थीं। भले ही उसे अपने आइडल यानी मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सेरेना ही उसके लिए सब कुछ थी। वह मूल रूप से मेरा प्रतिनिधित्व करती थी और आज रात की ये घटनाएं निश्चित रूप से ऑनलाइन चर्चा का विषय बनेंगी। उसकी छोटी सी सराय मशहूर होने वाली थी। जरूर, मुझे बस एक सेकंड दीजिए। सेरेना ने अपने सामने खड़े सराय के मालिक को देखा, जो उम्र में उससे काफी बड़ा था, और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो ऐसी शख्सियत बन गई जिसे दूसरे बड़ी बहन बिग सिस बुलाने लगे। वो एक ऐसी आइडल बन गई थी जिसे कई लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सेरेना का जवाब मिलते ही सराय के मालिक का चेहरा पूरी तरह खिल उठा। उसने सहमति में बार बार सिर हिलाया, फिर मुड़ा और खबर फैलाने के लिए भीड़ की ओर चल दिया। भीड़ और पूरा वेन्यू उत्साहित जयकारों की लहरों से गूंज उठा और सेरेना वापस मुड़ी उन दो लड़कियों को देखने के लिए जो फन जियो के पास खड़ी थीं। उनकी आंखें अभी भी थोड़ी लाल थीं। वे अब वापस नहीं आएंगे। आप शांति से अपने गाने गाना जारी रख सकती हैं, सेरेना ने कोमलता से कहा। वोंग शिनी और वू पीलिंग की नम आंखों को देखकर सेरेना ने महसूस किया, उनके सीने में एक दर्द सा उठा। वाकई में टैलेंटेड लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उन दोनों ने एक साथ भर्राई हुई आवाज में कहा। वे काफी समय से इस उत्पीड़न को झेल रही थीं। आज रात उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, इसीलिए उन्होंने फन जियो को फोन किया था। वे दोनों फन जियो और यी शुहान को लंबे समय से जानती थीं और उनकी गहरी दोस्त थीं। शिनी, पीलिंग, ये सब ऐसे ही नहीं चल सकता। कौन जानता है, आगे चलकर कोई और बेशर्म कंपनी तुम्हारे पीछे पड़ जाए। तुम लोग पोएटिक एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने की कोशिश क्यों नहीं करती? फन जियो ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उनकी ओर देखा। वोंग शिनी और वू पीलिंग ने जब ये शब्द सुने तो उनकी आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई। अगर वे किसी अच्छी कंपनी में शामिल हो सकती तो वे यहां सराय में रेजिडेंसी क्यों कर रही होती? बात यह है कि हम फोक म्यूजिशियंस हैं। लोक संगीत ही वो सब कुछ है जो हम जानते हैं और करते हैं। क्या पोएटिक एंटरटेनमेंट हमारे जैसे कलाकारों को स्वीकार करेगा? बॉस की वाइफ खुद यहां खड़ी हैं, क्यों न उनसे ही पूछ लिया जाए? बस एक कोशिश तो करो। यी शुहान तुरंत बीच में कूदा, फिर उम्मीद भरी नजरों से सेरेना की ओर देखा। सेरेना, शिनी और पीलिंग सच में कमाल की हैं। वोंग शिनी और वू पीलिंग ने ये सुनकर खामोश और उम्मीद भरी नजरों से सेरेना की ओर देखा। सेरेना मुस्कुराई, उसके चेहरे पर एक कोमल गर्माहट आ गई। किसने कहा कि फोक म्यूजिशियन का कोई भविष्य नहीं हो सकता? क्या मैं पहले तुम दोनों को गाते हुए सुन सकती हूं? सेरेना ने तुरंत हाँ नहीं कहा। भले ही वे फन जियो और यी शुहान की दोस्त थीं, लेकिन एक कंपनी के तौर पर उचित प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी था। वोंग शिनी और वू पीलिंग ने सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींची और हिम्मत जुटाई। एक ने माइक्रोफोन लिया, दूसरी ने अपना गिटार उठाया और वे स्टेज की ओर बढ़ीं। उनके आसपास के लोग हट गए और उनके लिए रास्ता बना दिया। कुछ लोग पहले से ही नाम लेकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उनमें से ज्यादातर यहाँ के रेगुलर कस्टमर थे। वे अच्छी तरह जानते थे
कि ये दोनों क्या करने में सक्षम हैं। सेरेना और बाकी लोग स्टेज के सामने जाकर खड़े हो गए और चुपचाप उन साधारण कपड़ों वाली आकृतियों को छोटी सराय के स्टेज के केंद्र में खड़ा देखने लगे। उस पल पूरी सराय में सन्नाटा छा गया। वोंग शिनी और वू पीलिंग आदत के अनुसार बार स्टूल पर बैठ गईं। उन्होंने स्टेज के नीचे मौजूद लोगों की ओर देखा। उनकी आंखें पहले से ही चमक रही थीं। हेलो एवरीवन, इस वेन्यू पर एक जोड़ी के रूप में ये हमारी आखिरी परफॉर्मेंस हो सकती है। हमें उम्मीद है कि ये आखिरी लोकगीत आप सभी के साथ रहेगा और यहाँ मौजूद हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आएगा। लोक संगीत गरीब है, गिटार महंगे हैं, कहानियां लंबी हैं, आगे का रास्ता बहुत दूर है। हमें उम्मीद है कि हर कोई हमारी जोड़ी को याद रखेगा। हमें लैंडलॉर्ड्स कैट कहा जाता है। इन शब्दों के साथ वू पीलिंग ने धीरे से गिटार के तार छेड़े। हवा में एक उदास धुन गूंज उठी। वोंग शिनी ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे, माइक्रोफोन उठाया और कोमलता से गाया, रो मत, आगे हमेशा एक रास्ता होगा। एक साफ आवाज जिसमें हल्की सी उदासी घुली थी कमरे में भर गई। वोंग शिनी ने अपना चेहरा छत की ओर झुकाया, एक गहरी सांस ली और अपने गले में अटकी सिसकी को पी लिया। जैसे ही वो गाना शुरू हुआ, सेरेना की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस लड़की की आवाज बहुत खूबसूरत थी और वो बिल्कुल वैसी ही सिंगर थी जिसके लिए लोक संगीत, फोक म्यूजिक बना है। वोंग शिनी ने खुद को संभाला, अपनी भावनाओं को स्थिर किया और गाना जारी रखा। रो मत, आगे हमेशा एक रास्ता होगा। जैसे खुशी बस अगले ही मोड़ पर इंतजार कर रही हो। तुम मुझे अपने दिल में रखते हो, मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूं। तुम जहां जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। ये सुनकर सेरेना ने धीरे से सिर हिलाया। वे दोनों स्टेज पर अभी भी थोड़े कच्चे कलाकार थे, लेकिन वही कच्चापन उन्हें लोक संगीत के लिए इतना परफेक्ट बना रहा था। और जिस तरह से उन्होंने एक जोड़ी के रूप में परफॉर्म किया, उसने हर किसी को बिल्कुल शुरुआत के दिनों में वापस जाने का एहसास कराया। उस समय में जब वे अभी शुरुआत ही कर रहे थे, अपने हरे और अस्थिर हाथों से अपने पहले गाने बजा रहे थे और अपने पहले सपने का पीछा कर रहे थे। ये काफी से भी ज्यादा था। जब गाना खत्म हुआ तो कुछ पुराने दर्शकों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनमें से बहुत से लोग सिर्फ इन दो लड़कियों के लिए ही यहां आ रहे थे। ये देखना आसान था। इसके बाद ये दोनों शायद इस छोटी सराय में फिर कभी परफॉर्म नहीं करेंगी। वे दोनों बार स्टूल से नीचे उतरी, खुद को समेटा और घबराते हुए कदमों से सेरेना और दूसरों की ओर बढ़ीं। वे जानती थीं कि सेरेना के अगले शब्द उनके भविष्य की दिशा तय करेंगे। आप बहुत शानदार हैं। पोएटिक एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। सेरेना ने एक गर्म और कोमल मुस्कान के साथ उन दोनों की ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके शब्द पूरी तरह से सच्चे थे। इसने वोंग शिनी और वू पीलिंग को फिर से रुला दिया। उन्होंने जल्दी से सेरेना से हाथ मिलाया। उनका दिल शब्दों से परे भर आया था। वेन्यू में मौजूद भीड़ धीरे धीरे लोकगीत की दुनिया से बाहर आई और फिर से जोशीले फैंस में बदल गई। सबकी जिद पर सेरेना का नाम एक सुर में जपा जाने लगा। सेरेना ने मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ी। आप सभी को यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। आज रात नया गाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए अपना एक पुराना गाना गाती हूं। यह मेरे व्यक्तिगत पसंदीदा गानों में से एक है, द विंड राइजेज, द विंड राइजेज। जैसे ही वे तीन शब्द उसके मुंह से निकले, भीड़ और भी जोर से चिल्ला उठी। पुरुष और महिलाएं सभी उस पल समर्पित छोटे फैंस में बदल गए। रास्ते भर चलते और रुकते हुए, भटकते हुए युवाओं के निशानों का पीछा करते हुए मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने जैसे पूरा कॉन्सर्ट चल रहा है। जैसे ही मुझे मिया का मैसेज मिला, मैं बिना रुके सीधे यहां चला आया और नतीजा ये हुआ कि मैं भी इसमें फंस गया। जिन लोगों ने मुझे देखा वे तुरंत पागल हो गए, खासकर सराय का मालिक। उसने तो माइक्रोफोन पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा कि आज रात बॉस का मूड बहुत अच्छा है और हर ड्रिंक ऑन द हाउस फ्री है। आखिरकार मैंने, सेरेना और बाकी लोगों ने अनगिनत ऑटोग्राफ साइन किए और सिक्योरिटी की मदद से किसी तरह भीड़ से रास्ता बनाते हुए कार में सवार होकर वहां से तेजी से निकल गए। तो तुमने क्या कहा कि तुम्हारी जोड़ी का नाम क्या है? कार में मैंने उन दोनों की ओर थोड़ा हैरान भाव से देखा। वोंग शिनी और वू पीलिंग ने घबराते हुए मेरी ओर देखा। दबी हुई आवाज में जवाब दिया, लैंडलॉर्ड्स कैट, लैंडलॉर्ड्स कैट। मैं उन दोनों को घूरता रहा। मेरे चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जिन्हें बयां करना मुश्किल था। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं लैंडलॉर्ड्स कैट खेल रहा हूं। मैं तो बस एक किराएदार का कुत्ता हूं। तुम दोनों लोक संगीत, फोक म्यूजिक गाती हो? मैंने फिर से अविश्वास में पूछा, जिससे वे दोनों और भी ज्यादा तनाव में आ गईं। उनकी नजरों में मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के सबसे ऊंचे मुकाम पर था, कोई ऐसा जो उनके जैसे छोटे कलाकारों की पहुंच से पूरी तरह बाहर था। वे थोड़ा डरी हुई थीं। उन्हें डर था कि फोक म्यूजिशियन होने की वजह से वे शायद इसके काबिल न लगें। लेकिन सेरेना और बाकी लोगों के उत्साहजनक चेहरों को देखकर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लोक संगीत। तभी मैंने सहमति में सिर हिलाया। उन दोनों को अभी भी थोड़ा डरा हुआ देखकर मैंने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया, लोक संगीत बहुत अच्छा है।
लोक संगीत में 3 चीजें होती हैं: प्यार, आदर्श और दूर दराज की जगहें। वह सपना जो हर किसी के दिल में रहता है। मेरी बात सुनकर उन दोनों को अपने सीने में एक गर्माहट महसूस हुई। उनके चेहरे के भाव भी शांत हो गए। अगर मैंने भी ऐसा कहा था तो सब कुछ ठीक ही होगा। फन, जो एक तरफ बैठा था, अभी भी थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर झुकाकर मेरी ओर देखा। मिस्टर जेम्स, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ कि हर कोई इसमें घसीटा गया। इसकी चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि हम किसी खतरे में थे, और तुम्हारी वजह से पोएटिक एंटरटेनमेंट को 2 और कलाकार मिल गए। अगर देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे पहले कि फन जियो फिर से माफी मांग पाता, मैंने जल्दी से उसे हाथ हिलाकर मना कर दिया। वो पूरे रास्ते माफी ही मांग रहा था। मेरे कानों पर तो जैसे गट्टे पड़ने वाले थे। अभी का समय असल में बिल्कुल सही है। जैसा कि तुमने देखा, कई एंटरटेनमेंट कंपनियों ने पहले ही अपने स्टेटमेंट जारी कर दिए हैं। कंपटीशन के अगले कुछ राउंड्स अब असली लड़ाई होंगे। अभी ये सब होना कंपनी के लिए वास्तव में एक अच्छी बात है। मैं ये सिर्फ फन जियो को दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा था। मैं वाकई में 2 और मजबूत कलाकारों को पाकर खुश था। जहां तक तियान में एंटरटेनमेंट और दूसरी कंपनियों के इरादों का सवाल था, मैंने कमोवेश उन्हें समझ लिया था। किसी भी मैदान में ताकत ही हमेशा बोलती है, चाहे वे कुछ भी प्लान करें। डिफेंडिंग साइड के रूप में मुझे बस एक ही बात कहनी थी: हर चुनौती का डटकर सामना करो, चाहे कुछ भी हो। जब तक कार कंपनी पहुंची तब तक काफी रात हो चुकी थी। हमने फिलहाल वोंग शिनी और वू पीलिंग को आर्टिस्ट अपार्टमेंट्स में सेटल कर दिया। आधिकारिक ज्वाइनिंग की कागजी कार्रवाई कल तक के लिए टाल दी गई। बस 2 घंटे बाद ही सेरेना और हम बाकी लोगों के सराय टैवर्न में पहुंचने की खबर पूरे इंटरनेट पर छा गई, खासकर डुइन पर। उस जगह के एक के बाद एक वीडियो आते रहे। हर एक वीडियो पर लाखों लाइक्स आ रहे थे। सेरेना के द विंड राइजेस परफॉर्म करने वाले क्लिप ने 1 घंटे से भी कम समय में 1 मिलियन लाइक्स का आंकड़ा पार कर लिया था। हर वो रात भर जागने वाला शख्स जो उन वीडियो को देख रहा था, पछतावे में अपना सीना पीट रहा था और काश कह रहा था कि वे समय को पीछे ले जा पाते और खुद वहां पहुंच पाते। आखिरकार, जब से मैं और सेरेना पब्लिक रडार पर आए थे, तब से ऐसा एक भी मौका नहीं आया था जहां कोई आधिकारिक पब्लिक अपीयरेंस हुआ हो। और अब उन्होंने इस तरह का सरप्राइज एम्बुश कर दिया था। हर कोने से नेटिजन्स कमेंट सेक्शन में गुस्से के साथ उमड़ पड़े। उनमें से हर कोई किसी ऐसे ठुकराए हुए प्रेमी की तरह लग रहा था जिसे पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया हो। ठीक है, मैं मान लेता हूं, मुझे जलन हो रही है। सेरेना और जेम्स के इतने करीब होने का मौका, और मैंने इसे खो दिया। पोएटिक अगली बार कम से कम हमें पहले बता तो सकता है। इस तरह का सरप्राइज अपीयरेंस बिल्कुल भी जायज नहीं है। कोई कॉन्सर्ट नहीं, कोई फैन मीट नहीं, और अब ये। और वहां लोक संगीत भी था। मैं तो टूट गया हूं। लोक संगीत गरीब है, गिटार महंगे हैं, लड़की खूबसूरत है, और मैं बस इसके काबिल नहीं हूं। जो फैंस वहां थे, उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। तुमने उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दिया? एक ढंग का कॉन्सर्ट कब हो रहा है? क्या ये कभी होगा भी? इंटरनेट पर बाढ़ की तरह आ रहे ऑन द सीन वीडियो का सामना करते हुए नेटिजन्स एक एक करके दुनिया के सबसे कड़वे नींबू में बदल गए। बयान न की जा सकने वाली खटास घटनाओं के इस पूरे सिलसिले ने सफलतापूर्वक ट्रेंडिंग चार्ट्स में टॉप पर अपनी जगह बना ली। इस मोड़ पर हर किसी ने इस बात से समझौता कर लिया था, मुझे और सेरेना को ट्रेंडिंग लिस्ट में देखे बिना एक दिन भी बिताना शारीरिक रूप से गलत लगता था। जहां तक मुख्य किरदारों यानी मेरी और सेरेना की बात है, हम पहले ही घर पहुंच चुके थे। छोटी लिली को उस शाम पहले ही मेरी एक बेड टाइम स्टोरी ने सुला दिया था। हम दोनों ने हल्का और जल्दी डिनर किया और फिर अगले 10,000 शब्दों को यहां छोड़ दिया गया है। अगले दिन जैसे ही सुबह का सूरज उगा, मैंने अपने दर्द करते भारी शरीर को किचन तक घसीटा ताकि नाश्ता तैयार कर सकूं। सेरेना, जिसके गाल अभी भी हल्के लाल थे, मेरे बगल में खड़ी मदद कर रही थी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने काफी लंबे समय से अपना मॉर्निंग वर्कआउट नहीं किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये शरीर दिन ब दिन ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। ये सब इसलिए था क्योंकि मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन छोड़ दिया था। दूसरी ओर सेरेना को बस अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। हर बार जब वो कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचती तो वो शर्मिंदगी के मारे गायब हो जाना चाहती थी। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि मैंने वे सारी चीजें कहां से सीखी थीं। यह उसे शर्मिंदा और परेशान करने के लिए काफी था। हनी, जाओ लिली को जगाओ। मैंने ताज़ा चावल के दलिए पॉरेज का 1 चम्मच चखा, संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर काउंटर से साइड डिश उठाई और सेरेना से कहा। सेरेना अभी भी कहीं अपनी ही यादों में खोई हुई थी। उसकी चमकती नम आंखें सीधे सामने देख रही थीं। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका वो प्यारा सा खोया हुआ अंदाज देखकर मैं मुस्कुराया और जल्दी से उसके लाल गाल पर एक किस कर लिया। हनी, अगर तुम ऐसे ही खोई रही तो लिली स्कूल के लिए लेट हो जाएगी।
पूरी तरह से अचानक पकड़े जाने पर सेरेना वापस हकीकत में लौट आई। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और किचन से तेजी से बाहर निकल गई। उसके वे छोटे छोटे तेज कदम लगभग किसी कॉम्पिटिटिव वॉकर की रफ्तार का मुकाबला कर रहे थे। जब तक सेरेना छोटे बेडरूम से बाहर आई, अपनी गोद में अभी अभी जागी हुई लिली को लिए हुए, तब तक मैंने टेबल पर सब कुछ सजा दिया था। चावल का दलिया, भरवा पैनकेक और सारी साइड डिश। मैं वहां एक प्यारी मुस्कान के साथ बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था।